ओसामा बिन लादेन की हार्ड ड्राइव में आखिर सीआईए को ऐसा क्या मिल गया कि उन्होंने इन फाइल को दुनिया से हमेशा के लिए छुपाने का फैसला कर लिया। उन फाइल में कई ऐसी फोटोज, वीडियोस और मैसेजेस हैं जिनके बारे में जानकर ओसामा के बारे में आपकी जो पूरी सोच है ना वही बदल जाएगी। मगर एक सवाल यह भी निकल कर आया कि इन फाइल को ओसामा ने अपने परिवार वालों से क्यों कोसों दूर छुपा के रखा हुआ था। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के हाथ जैसे ही ओसामा की फाइल लगती है ना, सभी मिलकर उसमें अलकायदा के गुजरे हुए कल की कहानी ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन फाइल में तो अलकायदा के आने वाले कल का और शायद उसके अगले वारिस का भी नाम लिखा हुआ था। What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media. 2 मई 2011 की रात के अंधेरे में पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में एक कंपाउंड में दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल मिलिट्री रेड हुई। यहाँ पर छुपा हुआ था दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन, एक आदमी जो दुनिया के हर एक एयरपोर्ट पर वांटेड था, जो अपने होम नेशन पर बैन था और जिसने एक ही दिन में 3000 से ज्यादा मासूमों को क्रूरता से मार दिया। 2 मई की रात को उसको मार गिराने के लिए लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे डेंजर मिशन ऑपरेशन नेप्च्यून स्फीयर, एक ऐसा मिशन जिसका इंतजार अमेरिका 10 सालों से कर रहा था। 23 नेवी कमांडोस और 4 हेलीकॉप्टर, सबका निशाना सिर्फ एक, ओसामा बिन लादेन। ऑपरेशन नेप्च्यून स्फीयर सिर्फ लादेन को खत्म करने के लिए नहीं था। सील्स को यह बात अच्छी तरीके से पता थी, किसी कंपाउंड में खुफिया जानकारी का एक बहुत ही बड़ा खजाना छुपा होगा और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन नेप्च्यून स्फीयर को 18 मिनट तक और एक्सटेंड किया, स्पेशली ताकि वो वहाँ की हर एक डिजिटल चीज को उठा ले, जिसमें मौजूद है 5 कंप्यूटर, 100 से ज्यादा यूएसबी ड्राइव्स, अनगिनत सीडीज और डीवीडीज और कई सारे सेलफोन्स। अब इससे पहले कि मैं ये खुलासा करूं कि इन मटेरियल्स में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी, पहले इस बियर्ड बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ओसामा बिन लादेन को अपने खुद के ही देश सऊदी अरेबिया में क्यों बैन कर दिया गया था। 54 बच्चों के खानदान में से 17वें नंबर का बच्चा ओसामा बिन लादेन असल में सऊदी अरेबिया का एक अरबपति धार्मिक बाप का बेटा था। बेल अब ये सवाल आता है कि ओसामा तो एक मशहूर सऊदी के इन्फ्लुएंसर बिजनेस टाकून के घर में पैदा हुआ था, राइट, तो आखिर उसे बैन क्यों कर दिया गया। बेल ओसामा की फैमिली इतनी अमीर थी ना कि जब सऊदी किंग की तिजोरी खाली होने लगी ना, तब बिन लादेन की फैमिली ने लिटरली कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी खुद की जेब से 6 महीने की सैलरी पे की थी। अब अमीरी नहीं, यह फैमिली भी बहुत ही रिलीजियस भी थी, इंक्लूडिंग ओसामा हिमसेल्फ। हर साल सऊदी में दुनिया भर के मुस्लिम हज करने के लिए आते, तो ओसामा के फादर बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को पर्सनली होस्ट क्या करते हैं, तभी ओसामा भी उन सभी से अक्सर मुलाकात करता और उनसे अपने जो रिलेशन है उसको बिल्ड कर लेता। पर अगेन वही सवाल वापस आता है कि इतना रिलीजियस होने के बावजूद भी ओसामा को बैन क्यों किया गया। वेल दैट इज बिकॉज ओसामा एक्सट्रीमिस्ट के झांसे में आ गया। तो ओसामा की माँ का यह कहना है कि ओसामा एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना बिकॉज उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन था उसका कॉलेज। ओसामा जेड्डा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था जब उसकी मुलाकात हुई मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर से। ओसामा की माँ का यह कहना है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया और उनको मुस्लिम सुप्रीमेंसी के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए रेडिकलाइज कर दिया। और कॉन्सिडेंटली फ्रेंड, इसी फेज के दौरान यूएसएसआर ने अफगानिस्तान यानी कि एक मुस्लिम देश को इन्वेंट कर लिया था। बस फिर क्या था, ओसामा का एक्सट्रीमिस्ट और गहरा होने लगा। वो आए दिन अफगानिस्तान की मदद के लिए वहाँ पर सिगरेट ट्रिप्स के लिए जाने लगे और अपने पुराने कनेक्शन की मदद से वहाँ पर ऑपरेट हो रही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाने लगे। इसके बाद ओसामा ने इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की मदद से अपने देश मतलब की सऊदी से भी वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। वो ने रिक्रूट करता सऊदी से अफगानिस्तान में चल रही जंग में शामिल करने के लिए, पर इन वॉलंटियर की जो ट्रेनिंग है ना वो खुद नहीं करता बल्कि आउटसोर्स कर रहा था दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ओसामा ने नेक्स्ट फोकस किया फंड्स को कलेक्ट करने में, जो अगेन उसके लिए काफी इजी था कंसीडर हिज फैमिली स्टेटस। और देखते ही देखते 1984 में पेशावर में उसने अपना एक बेस भी खड़ा कर लिया जहाँ वो डायरेक्टली वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तभी वॉलंटियर्स का यहाँ से एक डेटाबेस भी तैयार होना शुरू हो गया। बेसिकली पूरा का पूरा एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करने लगे और इस तरह शुरुआत हो गई अलकायदा की। पर इसी दौरान मिडिल ईस्ट में इराक ने नए लीडर सदाम हुसैन ने गल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशन में अपने एक्सपेंशन को शुरू कर दिया। इनफैक्ट कुवैत के बाद सदाम के निशाने पर था सऊदी अरेबिया। और अब ऐसे में अरेबिया को और स्पेसिफिकली मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा ने सऊदी किंग को एक लेटर लिखा और अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन मांगी। ओसामा अपने आर्मियों को मोबिलाइज कर ही रहा था कि अचानक से खबर आई कि सऊदी ने अमेरिकन को मदद के लिए बुला लिया ही। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे, ओसामा को अमेरिकन की हेल्प बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी क्योंकि वो चाहता था कि सऊदी में किसी भी तरह का कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना आए।
तो अपने देश में सिर्फ और सिर्फ प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल की ही नींव बसी रही और इसीलिए अब ओसामा के रेडार पर आ गया यूएसए। उसने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और एक फतवा जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि सभी को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए क्योंकि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी है। यह रिलीजियस कार्ड बखूबी काम आया और फतवा लागू होते ही 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी अरेबिया को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। अब आपको सऊदी अरेबिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने ओसामा पर ट्रेवल बैन लगा दिया। पर काफी स्मार्टली एक बार ओसामा ने एक बिजनेस मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढ लिया और बस इसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया और कभी भी मुड़कर सऊदी का मुंह नहीं देखा। लेकिन सऊदी ने फिर भी कई बार ओसामा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो यूएस ने ओसामा की बॉडी सऊदी को ऑफर भी की थी पर सऊदी ने बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया। ना सऊदी के बाद ओसामा की नेक्स्ट सुसाइडिंग प्लेस थी पाकिस्तान, पर उसे भी ओसामा की बॉडी नहीं मिली। We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan. वेल इस इंटरव्यू में ओबामा ने डायरेक्टली बोल दिया कि पाकिस्तान में भी लादेन का एक अननोन सपोर्ट नेटवर्क मौजूद था और इसीलिए बॉडी देना तो दूर की बात, यूएस ने तो पाकिस्तान को लूप में रखना भी जरूरी नहीं समझा। एंड मे बी ओसामा वाज राइट ओवर हियर। को निकालने के लिए ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारी हीरो थे। ठीक है, ये जो हक है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। टाइम इन एंड अगेन पाकिस्तानी टॉप लीडर ने बिन लादेन को हीरो और शहीद कर रेफर किया, बट द मिशन वाज नॉट ओवर येट। सो अबोटाबाद से बॉडी को अफगानिस्तान लेकर गए डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए और करीब 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कैल विंसन के डेक पर ले जाया गया, जो प्लेन के मुताबिक अरेबियन सी में एंकर्ड था। मिशन कमांडर ने एक बार फिर से ओसामा की बॉडी को रिफर किया, जिसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रीति रिवाज। सबसे पहले ओसामा को नहलाकर उसकी बॉडी को व्हाइट कपड़े से रेप कर दिया गया और फिर यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर बोली, जो एक ट्रांसलेटर ने अरेबी में ट्रांसलेट भी किया और फाइनली बॉडी को वेंटेड बैग से बांधकर नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया और इस तरह ओसामा बॉडी वाज लॉस्ट फॉर एवर। नाउ कमिंग बैक टू द ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर और वहाँ मिली ओसामा की फाइल। तो जब सीआईए ने इन फाइल को डिक्लासिफाई किया तो जो सच सामने निकल कर आया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि यह ओसामा की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाता है और ओसामा के बारे में कई मान्यताओं को गलत साबित भी करता है। सबसे पहले वो सबसे बड़ा झूठ जो इन फाइल ने बेनकाब किया वो यह था कि दुनिया को लगने लगा था कि लादेन अब सिर्फ एक नाम का लीडर रह गया है, बस सिर्फ एक सिंबॉलिक आइडियोलॉजिकल फिगर हेड बनकर रह गया था, जिसका अलकायदा में अब कोई भी एक्टिव एग्जीक्यूशन रोल नहीं था। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत निकली। एप्टा के उस कंपाउंड में बिना इंटरनेट और फोन के बिन लादेन अलकायदा का एक मास्टरमाइंड था, जो अपने सारे ऑपरेशन फ्लैश ड्राइव और एक बहुत ही ट्रस्टेड कुरियर सिस्टम के जरिए चला रहा था। The Al-Qaeda facilitator who served as Osama bin Laden's personal courier and the man who ultimately led CIA intelligence analysts and the Navy SEALs to bin Laden himself. अबू अहमद अल कुवैती इस कुरियर सिस्टम का नाम था। अल कुवैती बिन लादेन का सबसे वफादार और बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक लौता जरिया था। बिन लादेन अपने ऑर्डर्स और मैसेजेस को एक फ्लैश ड्राइव में सेव करता और अल कुवैती उस फ्लैश ड्राइव को किसी इंटरनेट कैफे में ले जाता और वहाँ से पूरे अलकायदा नेटवर्क को वो वहाँ से कमांड भेज देता। मगर अनफॉर्चुनेटली इतना सिक्योर सिस्टम बिन लादेन की बर्बादी का कारण भी बना, क्योंकि सीआईए ने इसी कुरियर अबू अहमद अल कुवैती का पीछा करते ही एप्टा के उस कंपाउंड को ढूंढ निकाला था। और बाय द वे ओसामा के ये ऑर्डर्स कोई छोटे मोटे नहीं थे। एक लेटर में तो बिन लादेन ने यह क्लियर लिखा था, द फोकस शुड बी ऑन किलिंग एंड फाइटिंग द अमेरिकन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो शायद अमेरिका को वो एक और बड़ा जख्म देने की तैयारी में था, और वो भी अमेरिका में हुए अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमले के 10th एनिवर्सरी के दिन। और इस बार ओसामा के टारगेट्स में थे अमेरिकन ट्रेन लाइंस जो पुल या घाटों से गुजरती है, उन्हें डिरेल कर देना, साथ ही इंटरनेशनल ऑयल टैंकर्स को उड़ा देना और पिछले हमले की तरह इस बार भी ट्रेन को हाईजैक करके एक बड़ा धमाका करना। वो अमेरिका के लोगों में इतना डर और गुस्सा पैदा करना चाहता था कि वो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। और सबसे शॉकिंग बात, बिन लादेन दूसरों का घर बर्बाद करने का प्लान एक ऐसे कंपाउंड में बना रहा था जब वो खुद की 3 बीबियां, दर्जनों बच्चे और पोते पोतियों के साथ रहता था। मगर ओसामा के जहन में भी डर हमेशा छाया रहता था। हर चीज में उसे एक साजिश नजर आती थी। एक लेटर में तो ओसामा ने अपनी वाइफ को ये तक लिखा था कि हो सकता है कि ईरान के डेंटल विजिट के समय तुम्हारे दांत में ट्रैकिंग चिप लगा दी जाए, तो सतर्क रहो।
2017 में जब CIA ने ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद कंपाउंड से रिकवर डॉक्यूमेंट को रिलीज किया तो एक 19 पेज अरेबिक रिपोर्ट ने दुनिया को शॉक कर दिया। इस रिपोर्ट ने रिवील किया कि कैसे शिया, ईरान और सुन्नी अलकायदा जो नॉर्मली नेचुरली एनिमी होते हैं सीक्रेटली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे सिर्फ अपने कॉमन एनिमी अमेरिका के खिलाफ। अब ये अनयूजुअल कोऑपरेशन 1991 से 1992 में सूडान में स्टार्ट हुआ था जब अमेरिका के खिलाफ शेयर्ड हेट्रेड ने इस राइवल को टेम्परेरी एक कर दिया। यह डॉक्यूमेंट क्लियरली स्टेट करता है एनीवन हु वांट्स टू स्ट्राइक अमेरिका, ईरान इज रेडी टू सपोर्ट देम। ईरान ने अलकायदा को अपने IRGCs यानी स्टेट स्पॉन्सर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के थ्रू डायरेक्ट हेल्प दी, फंडिंग दी, वेपन, ट्रेनिंग, सेफ फेसेस इन ईरानियन टेरिटरी विदाउट पासपोर्ट स्टैम्प और यहाँ तक कि सेफ हेवंस भी प्रोवाइड किए। बिन लादेन के ये खुद के वर्ड्स थे, ईरान इज अवर मेन टेरिटरी फॉर फंडिंग, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन। इन्हीं फाइल से उसके बेटे हमास बिन लादेन की शादी का एक वीडियो भी मिला और यह वीडियो इंटेलिजेंस के लिए लिटरली सोने की खान थी क्योंकि इस वीडियो से पहली बार हमास की एडल्ट फोटो सामने आई जिस शख्स को अलकायदा के अगले लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एनालिस्ट ने उसके कंप्यूटर को खोजा। उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो बिन लादेन की पब्लिक इमेज से बहुत ही अलग थी। एक तरफ वो अमेरिका को इमोरल कहता था, वहीं दूसरी तरफ उसके कंप्यूटर में अमेरिकन एनिमेटेड मूवीज मिली जैसे डिंजी और पिक्सार की कास्ट, चिकन लिटिल और आइस एज। CIA को लगा कि ये शायद उनके बच्चों के लिए होगा, लेकिन यह चीज उसकी बनाई हुई इमेज को क्लियरली कंट्राडिक्ट करता था। उसके कंप्यूटर में कई सारे वीडियो गेम्स भी मिले जैसे सुपर मारियो ब्रदर्स और फाइनल फैंटेसी 7। इसके अलावा एक और गेम था जो काफी आयरॉनिक था, काउंटर स्ट्राइक। वही काउंटर स्ट्राइक जिसमें एक टीम टेररिस्ट की होती है और दूसरी उन्हें रोकने वाले काउंटर टेररिस्ट की। और इन सब के बीच उसके कंप्यूटर में खुद की उसकी बनी हुई डॉक्यूमेंट्री भी मिली जैसे वेयर इन द वर्ल्ड इज ओसामा बिन लादेन। मगर ओसामा के दिमाग को समझना इतना आसान नहीं था और इसका सबसे बड़ा सबूत उसकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। एक तरफ उसके पास बॉब वुड की ओसामा बोर्स और नोम चॉम्स्की जैसे प्रोफेसर की अमेरिकन क्रिटिसिज्म वाली किताबें जिसमें अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजी, फॉरेन पॉलिसी जैसे टॉपिक को कवर किए गए थे जब भी मिले। लेकिन इसी लाइब्रेरी का एक दूसरा हिस्सा भी था जो उसके सोच के दूसरे पहलू को दिखाता है और वो पहलू था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भरी किताबों का। द न्यू पीएल हार्बर जो कहती है कि 91 अमेरिका ने खुद करवाया। इवन ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी जो दावा करती है कि दुनिया को एक सीक्रेट सोसाइटी चला रही है, वो यह भी सब स्टडी कर रहा था। सोचे एक आदमी जो खुद 91 जैसे अटैक का मास्टरमाइंड था वो इन्हीं अटैक्स के पीछे के अल्टरनेटिव नैरेटिव्स को भी पढ़ रहा था कि अमेरिका में क्या क्या मान्यताएं फैल रही है। लेकिन CIA ने बिन लादेन के कंप्यूटर से मिली हर चीज को पब्लिक नहीं किया। कुछ फाइल आज तक भी सीक्रेट है। CIA के अकॉर्डिंग उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली फाइल्स, करप्टेड फाइल्स और कॉपीराइट्स मटेरियल्स को रिलीज नहीं किया। मगर हाँ, एक कैटेगरी ऐसी भी थी जिसे नेचर ऑफ कंटेंट्स की वजह से रिलीज नहीं किया गया और वो थी बिन लादेन की फेयरली एक्सटेंसिव फोनोग्राफी कलेक्शन। एक आदमी जो हर वक्त इस्लाम और नैतिकता के बातें करता था, जो अपने 2002 के लेटर टू अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी को इमोरलिटी और डिवोर्सरी के लिए कोस रहा था और कहता था कि अमेरिका में औरतों को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वह आदमी एक्सट्रीमली फोनोग्राफी कलेक्शन को कंज्यूम कर रहा था। इसके अलावा इन्हीं फाइल्स में मिला अलकायदा का एक और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें पूछे गए थे कुछ दिल दहला देने वाले सवाल। क्या तुम्हें कभी किसी कोर्ट ने गुनाहगार माना है? क्या तुम कभी जेल गए हो? तुम अपने जिहाद के रास्ते पर कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हो? और आखिरी सवाल, जब तुम शहीद हो जाओगे तो हमें किससे कांटेक्ट करना होगा? एक्सट्रीमिस्ट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि लोग मरते हैं। असली ट्रेजेडी यह है कि लोग जिंदा होते हुए भी अपनी इंसानियत को खो देते हैं। अनफॉर्चुनेटली फैक्ट यह भी है कि हर एक्सट्रीमिस्ट पहले एक आम इंसान था। किसी दिन वह भी हम सबकी तरह ही सोचता था और फिर उसने धीरे धीरे सोचना छोड़ दिया। शक की जगह पर अंधा यकीन करना शुरू कर दिया और प्यार की जगह पर उसके जख्मों के अंदर नफरत ला दी। इसी नफरत को ब्रेन वॉशिंग के लिए यूज करके उन्हें यकीन दिला दिया जाता है कि सिर्फ तुम सही हो और बाकी सब गलत है।